गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो इस बैच में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। ठीक है। तो अब यहां दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि हम ये मान के चलें कि आप बहुत बड़े विद्वान हो साइंस के। दूसरी चीज ये कि हमें पता है कि आपका लेवल क्या है। तो दोनों में से कौन सी बात सही है? तो हम आपको ये समझेंगे कि आप हो यहां। ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से उठा के लेके जाएंगे यहां तक। ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि दो चार चीजें गलती से हम पढ़ लेते हैं ना, कभी दो चार चीजें पता होती हैं हमें तो हम सोचते हैं सर वही बच्चों वाली चीज पढ़ा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन चीजों का पढ़ना जरूरी है। ठीक। तो अब नेक्स्ट तो सबसे पहले आते हैं हम जनरल साइंस यानी कि आपके सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में सबसे पहले हम आपके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके साइंस यानी कि विज्ञान हम आपके कहते किसे हैं। व्हाट इज द साइंस? विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है। यहां से शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमें यह पता हो साइंस की डेफिनेशन आपकी होती क्या है। किसे कहते हैं हम? विज्ञान। किसे कहते हैं? स्कूल में पढ़ा होगा ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। व्हाट इज द साइंस? स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो विज्ञान की अगर हम आपके बात करें, ठीक, तो किसी भी घटना या किसी भी वस्तु का विशिष्ट व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, इसे हम क्या कहते हैं? आपके विज्ञान। यानी कि स्पेसिफिक, सिस्टमैटिक एंड अरेंज्ड नॉलेज। ठीक। तो हम सरल शब्दों में आपके देखें तो विज्ञान का अर्थ आपके क्या होता है? स्पेसिफिक, सिस्टमैटिक एंड अरेंज्ड नॉलेज। इसे हम आपके क्या कहते हैं? साइंस। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके यहां आया कि आपके विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान आपके होता है विज्ञान। तो सेकंड पॉइंट आपके ये कि हम यहां नॉलेज किसे कहते हैं? व्हाट इज द नॉलेज? ज्ञान। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस? ज्ञान एवं विज्ञान के बीच क्या अंतर होता है? थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें भी समझना है। ज्ञान किसे कहते हैं? हम बोलते हैं ना कि उस बंदे को बहुत नॉलेज है, इसका मतलब क्या होता है? हम ये नहीं बोलते कि उस बंदे को बहुत विज्ञान आता है, हम बोलते हैं उस बंदे को बहुत नॉलेज है। इसका मतलब? चलो समझना जरा इसे। सबसे पहले तो ये दो वर्ड आप क्लियर कर लो। एक वर्ड आपके होता है क्या? विज्ञान यानी कि साइंस। और एक वर्ड आपके होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज। अब इन दोनों में आपके बेसिक डिफरेंस क्या होता है?
तो ज्ञान किसे कहते हैं हम और विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है, तो विज्ञान यानी कि साइंस, विज्ञान का आपके अर्थ होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी कि सत्य की खोज। ठीक, और ज्ञान यानी कि नॉलेज, नॉलेज का अर्थ होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, यानी कि सत्य का अनुभव। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लें हम, ये मान लिया आपके एलईडी लाइट है। ठीक, एलईडी लाइट की जब खोज हुई होगी, कभी तो किसी ना किसी ने तो की होगी ना, ये था साइंस। अब इस एलईडी लाइट को हम क्या कर रहे हैं, हमने खोजबोज तो नहीं की ना, हम तो सिर्फ महसूस कर रहे हैं। ठीक, ये होता है नॉलेज। ठीक है, तो साइंस का मतलब आपके क्या होता है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज। और नॉलेज का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का अनुभव। ठीक है, इतिहास में आप लोग पढ़ते हो ना कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो इस ज्ञान का मतलब क्या है, उन्हें सत्य का अनुभव हो गया। सत्य का आपके अनुभव क्या हो गया कि ये सब मोह माया है, यही अनुभव हुआ ना उन लोगों को। ठीक, यही अनुभव आपके बुद्ध को और हुआ, और यही अनुभव आपके किसको हुआ, महावीर स्वामी को हुआ। और ये अनुभव आपको भी होगा, आज नहीं 20-25 साल बाद, कि जो सब कर रहे हो सब मोह माया है ये। ठीक, यही आपके दुखों का कारण है। ठीक, बुद्ध कहते हैं ना दुखों का कारण क्या है, इच्छा, और दुखों का निवारण क्या है, इच्छा की समाप्ति। लेकिन समस्या ये है कि अगर इच्छा समाप्त कर देगा तो कर्म नहीं होगा, इसलिए बुद्ध एक मध्यम मार्ग बताएंगे जिससे इच्छा भी पूरी हो जाए और दुख भी ना हो, बताते हैं ना बुद्ध। ठीक, तो यहां आपके क्या है, उनको सत्य का अनुभव आपके हो गया, और सत्य के अनुभव को ही हम कहते हैं क्या, ज्ञान, यानी कि फीलिंग ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो खैर ये तो आपकी फिलोसफिकल बातें थी, फिलोसफिकल बातों से आपके साइंस में कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये समझ जरूर लेना कि साइंस क्या होता है और नॉलेज क्या होती है। ठीक है, तो साइंस और नॉलेज दोनों में एक और पॉइंट, हम हमेशा किसी कहेंगे ना उस व्यक्ति को बहुत ज्ञान है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, वो बहुत नॉलेजेबल का मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड कोई पर्सन होगा, तभी हम उसके बारे में ये बात बोलेंगे कि उस व्यक्ति को बहुत नॉलेज है या ज्ञान है। इसका मतलब उसने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर चीजों को देखा हुआ है। ठीक है, अब समझना है इससे आगे। तो अब हम यहां देखते क्या है कि साइंस यानी कि विज्ञान होता क्या है, स्पेसिफिक, सिस्टमैटिक एंड अरेंज्ड नॉलेज। ठीक है, अब आते हैं हम इससे आगे। तो किसी भी घटना या किसी भी वस्तु की आपके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपके ये आया कि विज्ञान या साइंस को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं साइंस को, कौन कौन से? तो साइंस यानी कि आपके विज्ञान, अगर साइंस का हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन आपके करें तो साइंस का क्लासिफिकेशन आपके होता है सिर्फ दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। पहला पार्ट आपके होता है रियल साइंस, सत्य विज्ञान। पहला पार्ट क्या होता है, रियल साइंस यानी कि सत्य विज्ञान। और दूसरा पार्ट आपके होता है स्यूडो साइंस यानी कि छद्म विज्ञान, स्यूडो साइंस, स्यूडो साइंस यानी कि छद्म विज्ञान। ठीक, तो साइंस को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट, पहला रियल साइंस और दूसरा आपके स्यूडो साइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप आके समझना कि रियल साइंस हम आपके किसे कहते हैं और स्यूडो साइंस हम किसे कहते हैं। ठीक, तो रियल साइंस, रियल साइंस वह साइंस होता है जो थ्योरी के ऊपर बेस्ड हो। किसके ऊपर बेस्ड हो, थ्योरी के ऊपर। और स्यूडो साइंस वह साइंस होता है जो पैराडिग्म के ऊपर बेस्ड हो। किसके ऊपर, पैराडिग्म के ऊपर। तो यहां समझना, रियल साइंस की खास बात आपकी यह होती है कि रियल साइंस हमेशा बेस्ड होता है किसके ऊपर, थ्योरी यानी कि सिद्धांत के ऊपर। रियल साइंस किसके ऊपर बेस्ड होगा, थ्योरी के ऊपर। और वही आपके जो स्यूडो साइंस होगा ये बेस्ड हमेशा होता है किसके ऊपर, पैराडिग्म के ऊपर। पैराडिग्म यानी कि अवधारणाओं के ऊपर।
तो क्लियर हुआ आपके कि रियल साइंस हम किसे कहते हैं और स्यूडो साइंस किसे कहते हैं। तो रियल साइंस क्या होता है जो थ्योरी के ऊपर बेस्ड हो, और स्यूडो साइंस क्या होता है जो पैराडिग्म यानी अवधारणाओं के ऊपर बेस्ड हो। समझ में आया यहाँ तक? क्या समझ में आया? ये पता है थ्योरी किसे कहते हैं और पैराडिग्म किसे कहते हैं? तो फिर क्यों कह रहे हो कि समझ में आया? ये तो पता तो हो पहले। अब क्वेश्चन ये आया कि थ्योरी किसे कहते हैं और पैराडिग्म किसे कहते हैं। जब ये समझ में आएगा तब समझ में आएगा कि रियल साइंस क्या होता है और स्यूडो साइंस क्या होता है। क्या डिफरेंस होता है थ्योरी और पैराडिग्म में? समझना। थ्योरी तो रियल साइंस यानी कि सत्य विज्ञान, रियल साइंस आपके वह साइंस होता है जो थ्योरी यानी सिद्धांत के ऊपर आधारित हो, ठीक है। और स्यूडो साइंस वह साइंस होता है जो पैराडिग्म के ऊपर आपके आधारित हो। अब थ्योरी हम किसे कहते हैं? थ्योरी का अर्थ होता है अनचेंज रियलिटी, अपरिवर्तनशील सत्य, ठीक। यानी कि एक ऐसा सच जो न तो व्यक्ति के बदलने पर बदले, न स्थान के बदलने पर बदले, और ना ही टाइम के बदलने पे बदले, ऐसे सच को हम क्या कहते हैं? थ्योरी, ठीक। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये पेन है, इसे हम अगर ऊपर फेंकें तो कहां जाएगा? ये नीचे गिरेगा ना। आप फेंकोगे तो कहां जाएगा? तब भी नीचे ही गिरेगा, ठीक। ये पेन 21वीं सदी में ऊपर फेंका गया है तो कहां जा रहा है? नीचे। 17वीं में फेंका होगा किसी ने, तब कहां गिरा होगा? नीचे। इसे दिल्ली में फेंक रहे हैं ऊपर, तब कहां जाएगा? ये नीचे। ऐसे आप अमेरिका में फेंकोगे तब भी कहां जाएगा? पर्सन चेंज हुआ, प्लेस चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, पर थ्योरी चेंज नहीं हुई। क्या कि पेन अगर ऊपर गया है तो ये गिरेगा नीचे ही। यही है थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। सच है ना? ये व्यक्ति बदल गया, स्थान बदल गया, ठीक है, टाइम बदल गया, लेकिन ये सच नहीं बदला। इसी को हम बोलते हैं क्या? थ्योरी, ठीक है। तो आपके अब हमने यहां देखा क्या? तो रियल साइंस वह साइंस होता है जो थ्योरी पे बेस्ड होता है, और थ्योरी का अर्थ होता है आपके अनचेंज रियलिटी यानी अपरिवर्तनशील सत्य, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं आपके क्या? स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस आपके पैराडिग्म के ऊपर आपके बेस्ड होता है, ठीक है। स्यूडो साइंस का अर्थ आपके होता है क्या? चेंजिंग रियलिटी, यानी कि पर्सन बदलते ही सच बदल जाए, ठीक है। प्लेस बदलते ही प्लेस बदल यानी सच बदल जाए, और आपके टाइम बदलते ही आपके सच बदल जाए, ठीक। अब ये जो आपके स्यूडो साइंस है, स्यूडो साइंस के ऊपर आपके जो सामान्यतः बेस्ड होता है, ये होता है कौन सा साइंस? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो जो एसएसटी आप पढ़ते हो ना, सोशल साइंस, वो बेसिकली स्यूडो साइंस है। अब सोशल साइंस में जैसे कि आपके सोशलॉजी, सोशल साइंस में जैसे पॉलिटी, सोशल साइंस में जैसे इकोनॉमी, ठीक। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशलॉजी, इनके अंदर आपके थ्योरी नहीं होती, इनके अंदर होती है आपके पैराडिग्म, ठीक है। अब पैराडिग्म का मतलब हमने आपको क्या बताया? ये पर्सन बदलते ही बदल जाती है, प्लेस बदलते ही बदल जाती है, और टाइम बदलते ही बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी उठा लो, जैसे इकोनॉमी उठाया आपने, ठीक। अब इकोनॉमी के अंदर आपने
कोई थ्योरी पढ़ी लाइक एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आपकी एक थ्योरी हुई। अगर ये थ्योरी होती तो इसका प्रभाव हर जगह एक जैसा होता, क्योंकि थ्योरी का प्रभाव कभी बदलता नहीं है। लेकिन एलपीजी का अगर आप इंपैक्ट देखोगे तो किसी देश पे पॉजिटिव पड़ता है और किसी पे नेगेटिव। तो इसका मतलब ये थ्योरी नहीं है, ये पैराडिग्म है, क्योंकि प्लेस बदलने के साथ पैराडिग्म बदलती है, थ्योरी नहीं बदलती। ठीक है, यह हुआ। जैसे कि अब हम दूसरे शब्दों में आपके देखें पॉलिटी। अब पॉलिटी में हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिद्धांत है ना पॉलिटी का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो इंडिया में भी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में भी है। ठीक, तो ब्रिटेन में तो व्यवस्थाएं सही काम कर रही हैं, लेकिन इंडिया में मामला गड़बड़ है। अगर ये सिद्धांत होता तो दोनों जगह इसका प्रभाव एक जैसा होता, लेकिन ये क्या है, पैराडिग्म। तो सोशल साइंस में थ्योरी नहीं होती, सोशल साइंस में क्या होती है, पैराडिग्म। ठीक, अब फिर इसके बाद में जैसे कि आप क्या मानते हैं, सोशोलॉजी। ठीक, अब सोशोलॉजी की आपके खास बात क्या है, सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। ठीक, अब प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसके लिए तो कुछ अलग मूल्य होते हैं और हर व्यक्ति दूसरे के लिए मूल्यों की डेफिनेशन कुछ अलग तरह से देता है। जैसे एक जनरल प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताते हैं। हर लड़का चाहता है उसके गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कोई भी लड़का ये नहीं चाहता उसकी बहन के बॉयफ्रेंड हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, मतलब पार्टी बदली तो आपकी थ्योरी बदल गई, यही हुआ ना सिस्टम। तो इसका मतलब आपके क्या हुआ, ये थ्योरी नहीं है, ये पैराडिग्म है। तो यहां सोशल साइंस के अंदर आपके थ्योरी नहीं होती, सोशल साइंस के अंदर होती है क्या, पैराडिग्म। ठीक, तो जितने भी आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर हम थ्योरी की जगह क्या स्टडी करते हैं, पैराडिग्म। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, रियल साइंस। और हमारी स्टडी के कंसंट्रेशन में कौन सा साइंस होगा, रियल साइंस। ठीक है, नोट कर लिए। अब आते हैं हम इससे आगे। तो साइंस, और साइंस में भी आपके अब हम देखेंगे किसको, रियल साइंस यानी कि सत्य विज्ञान, रियल साइंस। रियल साइंस किस पे बेस्ड है, आपके थ्योरी के ऊपर। ठीक, और थ्योरी का मतलब क्या है, अनचेंज रियलिटी, एक ऐसा सच जिसे बदला ना जा सके। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसा सच सिर्फ एक ही है। ठीक, क्या, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर आपके या तो होगा कोई लिविंग और या होगा कोई नॉन लिविंग, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। यही दो चीजें सच हैं बस। ठीक, तो अब यहां आपके हमने देखा क्या, अगर रियल साइंस देखें तो रियल साइंस मतलब एक ऐसा सच जिसे बदला ना जा सके। तो ये बात तो सिर्फ दो ही पॉइंट पे लागू होती है, या तो कोई लिविंग है और या फिर कोई नॉन लिविंग है। कोई भी घटना हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसे हम सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक, तो अब रियल साइंस को अब हम क्लासिफाई करेंगे इस आधार पर दो भाग में। ठीक, पहला आपके स्टडी ऑफ लिविंग और दूसरा स्टडी ऑफ नॉन लिविंग। तो स्टडी ऑफ लिविंग बायोलॉजिकल साइंस और स्टडी ऑफ नॉन लिविंग फिजिकल साइंस। ठीक, तो अब हम यहां आपके देखते क्या है कि रियल साइंस, तो रियल साइंस में हमने आपके देखा क्या कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है, या तो कोई होगा लिविंग या फिर कोई होगा नॉन लिविंग। तीसरी कोई कैटेगरी है इसके अलावा, हो ही नहीं सकती। ठीक, तो इसका मतलब साइंस में हमें स्टडी सिर्फ दो ही चीजों की करनी है, या तो लिविंग की या नॉन लिविंग की, बाकी सब इनके अंदर ही होगा। ठीक है, तो रियल साइंस की अगर हम आपके बात करें तो रियल साइंस में आपके सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जैविकीय विज्ञान।
और दूसरा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, भौतिकीय विज्ञान। अब इसे हम और आगे स्प्लिट करते हैं। इसको नोट करो।
कर लिया नोट? तो नेक्स्ट आगे समझना। तो साइंस में हम स्टडी करेंगे किसकी? रियल साइंस। रियल साइंस यानी वह साइंस, ठीक, जो आपके किसके ऊपर बेस्ड है? थ्योरी। और थ्योरी का मतलब होता है क्या? अनचेंज रियलिटी, एक ऐसा सच जिसे बदला ना जा सके। और ऐसा सच इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ आपके दो ही हैं, या तो होगा कोई लिविंग या फिर होगा कोई नॉन लिविंग। तो इस आधार पे हम रियल साइंस को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग या लाइफ की, एंड फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं किसकी? नॉन लिविंग की। ठीक है। अब यहां याद रखना कि इस पूरी पृथ्वी पर अगर कोई लिविंग है तो या तो वो होगा एनिमल या फिर वो होगा प्लांट। तो स्टडी ऑफ एनिमल जूलॉजी, जंतु विज्ञान, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। ठीक है। अब स्टडी ऑफ प्लांट यानी पादपों का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, और फादर ऑफ बॉटनी आपके थियोफ्रेस्टस। ठीक। अब नेक्स्ट आगे समझना यहां। अब आते हैं हम फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? नॉन लिविंग की। तो अब यहां याद रखना, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है और अगर वो एग्जिस्ट करती है तो या तो वो होगा मैटर या फिर वो होगी एनर्जी। इसके अलावा और कोई भी चीज इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। पूरे ब्रह्मांड सिर्फ दो ही चीजों से मिलकर बना है ना, या तो मैटर या एनर्जी। और यही मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन और जो इंटर रिलेशन है वही आगे चल के जन्म देता है किसको? लाइफ को। लाइफ का भी ओरिजिन कहां से होता है? मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन से। इस पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को आप अलग कर दो, मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। जब निकालने जाओगे ना आप बॉडी में कि बॉडी कहां से शुरू हुई, तो लास्ट में जाके आपको मिलेंगे इसमें क्या? मीथेन, CO2, H2O, सब इनको ही मिलके आपके क्या बना? न्यूक्लिक एसिड। फिर आगे इनसे ही बनेगी सेल, और सेल से ही ये पूरा जीवन अस्तित्व में आया। ठीक है। तो अगर हम देखें आपके, तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपके कोई भी नॉन लिविंग है तो या तो वो द्रव्य होगा या फिर वो ऊर्जा होगी। ठीक है। इवन लिविंग भी मैटर और एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब समझना यहां, अब मैटर की जो स्टडी हम करते हैं वो करते हैं किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं हम? लेवोजिए। ठीक है। अब फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मैटर एंड एनर्जी के इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन। इसकी स्टडी करते हैं हम किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। ठीक। जैसे कि आपके ये फैन है, ठीक, ये हो गया आपके एक मैटर, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगी तो अभी हो गया फिजिक्स। ठीक। इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही तो रूपांतरण हो रहा है यहां बिंड में। ठीक। तो ये किस किस का कंसेप्ट हो गया? फिजिक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट इससे आगे, अब अगला कंसेप्ट, तो ये क्लियर हुआ यहां साइंस का एक क्लासिफिकेशन, साइंस हम कहते किसे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हम, तो हम जो टॉपिक आपके स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे? बायोलॉजी। बायोलॉजी, जीव विज्ञान।
1801, 1801। याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा है वो तो। ये डेट वगैरह कहीं नहीं पूछते, ये तो नॉलेज के लिए लिख रखा है। ज्यादा याद करने का मन हो तो कर लेना कि 1801 में खोज हुई थी, लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, ट्रेविनरस जर्मनी के। ठीक, बाकी के एग्जाम में ये पूछे नहीं जाएंगे, इसीलिए इनको साइड लूप लाइन में डाला हुआ है। लूप लाइन में है ना, मेन सेंटेंस के साथ नहीं लिखा है ये। कर लिया नोट? तो बायोलॉजी में सबसे पहले अगर हम इस वर्ड का अर्थ समझें, तो ये बायोलॉजी को अगर आप स्प्लिट करो तो ये दो पार्ट में आपके स्प्लिट हो रहा है, एक बायो और एक लॉजी। तो बायो आपके किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? बायोस। और लॉजी किससे ड्राइव हुआ है? लोगोस। ठीक है, तो बायोस का अर्थ होता है लाइफ या लिविंग, और लोगोस का अर्थ होता है क्या? स्टडी। तो बायोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग, जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन, ये कहलाता है आपके बायोलॉजी। ठीक है, याद रखना कि बायोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था लेमार्क एंड ट्रेविनरस ने 1801 में। ठीक, तो बायोलॉजी सबसे पहले आपके किसके द्वारा दिया गया? लेमार्क एंड ट्रेविनरस। और फादर ऑफ बायोलॉजी हम आपके किसको कहते हैं? एरिस्टोटल अरस्तु। ठीक, अब नेक्स्ट यहां इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट समझना, व्हाट इज लाइफ। अब बायोलॉजी तो हमने देख लिया कि जीवन का अध्ययन है, लेकिन ये जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ। जीवन कहते किसे हैं हम? हॉस्पिटल से शमशान घाट तक पहुंचने के बीच का जो समय होता है, बस यही जीवन है। सच है या नहीं है? ठीक, अब बाकी का अलग अलग तरीके से डिफाइन कर लो इसको। ठीक है, तो जो मोह माया की जो प्रक्रिया है, यही आपके जीवन है। तो अब नेक्स्ट
तो लाइफ की अगर हम बात करें आपके, तो लाइफ यानी जीवन हम कहते कैसे हैं, तो रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन, ठीक, बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य अंतर संबंध एवं अंतर क्रिया का परिणाम, यही कहलाता है आपके क्या, जीवन। ठीक है, तो लाइफ जो है वो आपके है क्या, मैटर और एनर्जी, इन दोनों के बीच में आपके इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन का रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति, इसको समझने का हम प्रयास करें, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब ये कैसे आपके होता है ये समझना, जीवन की उत्पत्ति। किस तरह से आपके पृथ्वी पर आपके जीवन की उत्पत्ति हुई।
नोट कर लें इसे, समझें फिर। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति का आज तक का जो सबसे प्रमाणिक सिद्धांत है वो है आपके कीमोसिंथेसिस थ्योरी। ये थ्योरी दी थी आपके एक रशियन साइंटिस्ट ने 1903 में। ठीक, नाम क्या था इनका? ऑपेरियन। ठीक है, तो ऑपेरियन देते हैं कीमोसिंथेसिस थ्योरी। कीमोसिंथेसिस थ्योरी का मतलब केमिकल सिंथेसिस थ्योरी। केमिकल मतलब रासायनिक, सिंथेसिस यानी संश्लेषण, थ्योरी यानी कि सिद्धांत। तो आपके ऑपेरियन देते हैं जीवन की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत? रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत, केमिकल सिंथेसिस थ्योरी। ऑपेरियन आपके कहते हैं कि इस पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे आपके एलिमेंट मौजूद थे। ये आपस में केमिकली रिएक्ट करके बनाएंगे मिथेन, H2O पानी, और NH3 अमोनिया। इनके कॉम्बिनेशन से या इनके केमिकल रिएक्शन से आगे चल के निर्माण होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। ठीक, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड है, फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड। ठीक, और साथ में न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे चल के बनेगा क्या? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य किसी भी कोशिका के अंदर मिलने वाला वह फ्लड होता है जिसकी वजह से किसी कोशिका के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो जीव द्रव्य आपके होता क्या है? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। और प्रोटोप्लाज्म के अस्तित्व में आते ही अस्तित्व में आ जाएगी सेल, और सेल का मतलब आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, फिर यहां सेल के लेवल पे एवोल्यूशन होगा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक, तो फिर आपके ये सेल सेल आगे चल के बन जाएगी टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से बॉडी। विभिन्न विभिन्न जीवों का आपके निर्माण होता चला जाएगा। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति का आपके सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कौन सा? कीमोसिंथेसिस थ्योरी। ठीक है, अब हम आगे यहां देखते हैं कोई वस्तु लिविंग है या कोई वस्तु नॉन लिविंग है, इसको हम किस तरह से आपके क्लासिफाई करेंगे। लिविंग के अंदर ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि हम उसे देख के कह सकें कि ये वस्तु क्या है? लिविंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, यानी कि जीवों के गुण, जिन गुणों के आधार पर हम ये कह पाए कि ये जीवित है और ये अजीवित है। ठीक है, नोट कर लिए।
तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग यानी कि जीवों की विशेषताएं। ठीक, तो जीवों की विशेषताओं का मतलब आपके जीवों की वे विशेषताएं जिन्हें देख के हम आपके ये पहचान सकें आपके कि ये जीवित है और ये अजीवित, क्योंकि ये सारी विशेषताएं सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर ही हमें दिखाई देंगी। ठीक, तो जीवों की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आपके होती है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन। यानी कि जीवों का आपके ये जो शरीर है या ये जो बॉडी है ये क्या है, ये कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है। ठीक है, अब कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है से अब आपके तात्पर्य क्या है, जैसे मान लिया आपके, ये नोट कर लिया, प्रकृति में आपके कोई दो बॉडी होती है। सबसे पहले मान लिया आपके कि कोई नॉन लिविंग आपके बॉडी है, कोई नॉन लिविंग मैटर है, और दूसरा हमने मान लिया आपके क्या है, लिविंग। कोई भी नॉन लिविंग बॉडी है तो इसकी कोई ना कोई बेसिक यूनिट होगी, जैसे कि मान लिया बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग जो आपके बनी है, बाहर से देखोगे तो दीवालों से बनी है। ठीक, और देखें तो दीवारें किससे बनी है, ब्रिक, ईंट से बनी है। अगर इस बिल्डिंग की सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट देखें तो क्या है, ब्रिक। तो दुनिया की हर चीज किसी ना किसी बेसिक यूनिट से शुरू हुई होगी। ठीक, तो हर नॉन लिविंग की जो आपके बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम। ये नॉन लिविंग की एटम का ग्रुप मिलके आपके बनाता है क्या, मॉलिक्यूल, अणु, और बाद में आपके मॉलिक्यूल के द्वारा आपके निर्माण होता है किसी मैटर या द्रव्य का। ठीक इसी तरीके से आपके लिविंग के अंदर जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है आपके सेल। सेल आगे चल के बनाएगी क्या, टिश्यू, टिश्यू आगे चल के आपके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स आगे चल के बनाएंगे क्या, बॉडी। तो बेसिकली आपके ये जो सेल या कोशिका है ये जीवों की या जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। डेफिनेशन हम यही पढ़ते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, यानी कि कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यही पढ़ते हैं हम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, और ऐसा कैसे ही याद कर लेते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की इन तीन वर्ड का अर्थ क्या होता है, सेल के आगे ये तीन वर्ड लगे क्यों हैं। ठीक, तो यहां याद रखना सेल आपके ये तीन वर्ड से मिलके बना है। कौन सा, पहला बेसिक, दूसरा स्ट्रक्चरल और तीसरा फंक्शनल। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक का मतलब होता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग, इससे छोटी लिविंग के अंदर कोई यूनिट नहीं होती। ठीक, क्योंकि ये जो आपके सेल है यही आगे चल के बनाएगी क्या, टिश्यू, टिश्यू आगे चल के आपके बनाएंगे क्या, ऑर्गन, ऑर्गन आगे चल के बनाएगी क्या, बॉडी। पहला पॉइंट। ठीक, तो सेल आपके लिविंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। दूसरा अब हम आपके आते हैं क्या, स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल का मतलब यह होता है कि हर कोशिका की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। हर कोशिका का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक दूसरे से अलग। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है। एनिमल सेल में ही जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, आरबीसी का स्ट्रक्चर अलग है, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर अलग है, न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर अलग है। मतलब हमारी बॉडी में हर कोशिका की संरचना बिल्कुल अलग है। ठीक, तो हर कोशिका की अपनी एक विशेष संरचना होती है। और तीसरा आपके ये फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब हर कोशिका एक विशेष कार्य को करती है। ठीक, एक कोशिका सारे कार्य नहीं करती, एक कोशिका किसी एक विशेष कार्य को ही करेगी। जैसे कि आरबीसी, आरबीसी हमारी बॉडी में सिर्फ O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करती। आरबीसी से कहो कि एंटीबॉडीज बना दो तो मना कर देगी, हमारा काम नहीं है। ठीक, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी सिर्फ एंटीबॉडी बनाती है, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करती। ठीक, न्यूरॉन सेल ये सिर्फ मैसेज लेके जाएगी, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करेगी। इसका मतलब हर कोशिका एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक, तो बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो बेसिक का मतलब स्मॉलेस्ट, स्ट्रक्चरल मतलब हैविंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और फंक्शनल मतलब हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक, ये होता है आपके सेल। तो प्रत्येक जीव आपके सेल का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप है। तो अगर आपके कोई बॉडी लिविंग है तो उसके अंदर पहली विशेषता आपके होगी क्या, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब दूसरी विशेषता समझना।
कर लिया नोट। अब अगला कंसेप्ट समझना है यहां, मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन, अगर कोई बॉडी लिविंग है तो उसके अंदर हमेशा होंगी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके होती क्या है? ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस इनसाइड द लिविंग, यानी कि किसी भी जीव के अंदर होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो बेसिकली आपके क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो किसी लिविंग के अंदर होती है उन्हीं को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो यहां दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हो, या बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटा मॉलिक्यूल बना रहा हो। ठीक है, तो आपके यहां मेटाबॉलिक रिएक्शन का पहला पार्ट होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा पार्ट होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ब्रेक होकर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे और इस प्रक्रिया में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल आपके देखें तो एग्जाम्पल इसका है आपके ग्लूकोज का, आपके ब्रेक होकर ग्लूकोज से एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण, या दूसरे शब्दों में कहें डाइजेशन प्रोसेस, पाचन प्रक्रिया। पाचन प्रक्रिया में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर स्मॉल मॉलिक्यूल में परिवर्तित होते हैं और पाचन प्रक्रिया से हमें क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज। ठीक, अब दूसरा आपके समझना एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की अगर हम आपके बात करें तो यहां सिंपलर मॉलिक्यूल आपके ऐड होके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और इस प्रक्रिया में हमेशा एनर्जी आपके एब्जॉर्ब होगी। ठीक, जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हम प्रोटोप्लाज्म का निर्माण, कोशिका के अंदर आपके जब जीव द्रव्य बनेगा तो क्या होगा, सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे तभी तो बनेगा। ठीक, तो यहां हमेशा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो आपके अगर कोई बॉडी लिविंग है तो उसके अंदर या तो हो रहा होगा कैटाबॉलिज्म या हो रहा होगा एनाबॉलिज्म। ये दोनों क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो किसी लिविंग के अंदर होती है। ठीक है, तो ये दूसरा आपके गुण होता है क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने देखे आपके जीवों के गुण। ठीक, इससे आगे के गुणों को अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, बाकी का समझेंगे कल। हाँ, अवशोषित, एब्जॉर्ब यानी अवशोषित। अच्छा, मुक्त लिखा है तो उसको सही कर लो। इसीलिए तो कहा जाता है आपके पेपर में अगर हिंदी शब्द में कोई डाउट हो तो तुरंत उसका इंग्लिश वर्जन देख लें, क्योंकि आंसर शीट में इंग्लिश वर्जन ही सही माना जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, समझ लेना इसे। चलो बाकी कल की क्लास में देखेंगे। और कोई डाउट? तो नेक्स्ट आपके पॉलिटी।